The next example that we have is the example of history object. अब अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट कवर किए हैं लाइक डॉक्यूमेंट, विंडो, मैप, डेट, इवन नेविगेटर एंड लोकेशन. लास्ट ऑब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं हमारी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में, दैट इज द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है ये डिपेंड करता है कि आपने जो वेब पेजेस आपने क्रिएट करे हैं, वेब आपने कितने वेब पेजेस को ट्रैवर्स किया है, कितने वेब पेजेस का बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव कर. जैसे कि आई एम श्योर आप सब लोगों ने गूगल क्रोम पे बहुत सारी सर्चिंग इंप्लीमेंट करी होगी. कभी भी हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च बॉक्स में टाइप करके एंटर प्रेस कर देते. उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारे लिंक्स के फॉर्म में हमारे पास में डेटा आ जाता है. अब यहाँ पे अगर करेक्ट आउटपुट नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उस पुराने वाले टेक्स्ट को हटा के नया कीवर्ड टाइप करते और दोबारा से सर्चिंग इंप्लीमेंट करते. तो हो क्या रहा है, हम वहां पर एक एक करके अलग अलग वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं. हो सकता है कि एक बार में ही करेक्ट डेटा हमें मिल जाए तो हमें दोबारा टाइप करके सर्च नहीं करना पड़े, लेकिन एक बारी में सारी सही इंफॉर्मेशन आ जाए ऐसा होता नहीं है. तो हम बार बार टाइप करके सर्चिंग इंप्लीमेंट करते रहते हैं. अब हमारे पास में ऑप्शन होता है बैक जाने का भी. अगर हमें अभी करंट जो आउटपुट आया है उसमें भी डेटा नहीं मिला तो हम पुराने वाले में से डेटा लें. तो सिंपली बैक बटन पे प्रेस करते हैं या जो भी हमारे पास में ऑप्शन होता है लैपटॉप में या फोन के अंदर, हम उस बैक बटन पे प्रेस करते हैं और हम पीछे वाले सर्च एंड पे पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पे पीछे वाली सर्च एंड पे हम पहुंचे कैसे हैं, ये कैसी चीजें मैनेज होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट मेंटेन करके रखता है. अब जैसे कि सपोजिटली मैंने गूगल क्रोम के अंदर अभी करंटली ये जूम वाला विंडो ओपन कर. अब यहाँ पे अगर मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास में एक नई टैब, एक नई विंडो आ गई. अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करके सर्चिंग इंप्लीमेंट करी है तो एक स्पेसिफिक वेब पेज ओपन हो जाएगा. फिर मैंने कुछ और टाइप किया, फिर कुछ और सर्च किया तो एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा. अब मुझे अगर बैक जाना है तो मेरे पास में ये बटन है, अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो मेरे पास में ये वाला बटन है. तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है तो कुछ इसी तरीके की बैक और फॉरवर्ड की वर्किंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल है. मैं करंटली जिस पेज पे अवेलेबल हूँ, अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है तो उसके लिए बैक मेथड को काम में लिया जाता है. मैं करंटली जिस भी पेज पे प्रेजेंट हूँ, मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है तो उसके लिए फॉरवर्ड मेथड को काम में लिया जाता है. अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत सारी कुछ वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिनके एकदम बॉटम में छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे बटन्स बने हुए होते हैं जिन पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. बेसिकली वो होते क्या है, वो पेज नंबर होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी पेज नंबर 1 पे हूँ और मुझे 10th पेज पे जाना है तो मुझे सिंपली वो 10 बटन को प्रेस कर देना है, मैं 10th पेज पे पहुंच जाऊँ. तो करंट पेज से अगर किसी स्पेसिफिक पेज नंबर पर हमें शिफ्ट करना है तो उसके लिए गो मेथड को काम में लिया जाता है. एक स्टेप पीछे जाना है तो बैक, एक स्टेप आगे जाना है तो फॉरवर्ड, और मल्टीपल टाइम शिफ्टिंग करनी है. एक स्पेसिफिक पेज पे हमें जाना है, चाहे हमें 10 से 1 पे आना हो या 1 से 10 पे जाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे गो मेथड को काम में लेते हैं. इन फंक्शंस को यूज करके, मेथड्स को यूज करके हम वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे. अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये तो हमारे पास में कुछ मेथड्स है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. अब यहाँ पे हमारे पास में एक प्रॉपर्टी भी होती है दैट इज लेंथ प्रॉपर्टी. अब आई एम श्योर आप सब लोगों ने कभी कभी ऐसा चेक किया होगा कि हम जब अपने फोन में कुछ सर्चिंग कर रहे हैं, इवन हम अपने लैपटॉप में या सिस्टम में भी कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो 3 डॉट हमारे पास में अवेलेबल होती है और वहां पर हिस्ट्री जैसा कुछ ऑप्शन आ रहा होता है. अगर हम उस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो रिसेंटली जो भी 10 या 20 वेबसाइट्स या वेब पेज हमने एक्सेस किए होते हैं उन सब की लिस्ट वहां पे आ रही होती है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रही है. तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि जो टैब मैंने अभी करंटली ओपन कर रखी है उसमें मैंने कितने पेजेस को ट्रैवर्स कर लिया, टोटल काउंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए लेंथ प्रॉपर्टी को काम में लिया जाता है. अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हम एक एक करके देख लेते, तो फिर किसी को कुछ हुक्म आता है देन यू कैन. ऑलराइट, देखिए हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है तो एक चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और वो ये है कि जब भी हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्किंग इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास में मल्टीपल फाइल्स क्रिएटेड होनी चाहिए. अगर आपने एक ही फाइल ओपन कर रखी है तो आप कैसे बैक जाओगे, कैसे फॉरवर्ड जाओगे, कैसे स्पेसिफिक पेज नंबर पे ट्रैवर्स करोगे. आपके पास एक ही पेज है तो कुछ मूवमेंट शो ही नहीं होगा. तो इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है. तो मैंने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे, a.html, b.html एंड c.html. तो सबसे पहले मैं a.html से ही वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ.
सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एंकर टैग क्रिएट किया है। लिंक को क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे इस एंकर टैग का जो टेक्स्ट है दैट इज ओपन b.html, मतलब मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करूंगी तो मेरी b.html फाइल ओपन हो जानी चाहिए। तो b.html फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का पूरा पाथ href एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो href इज इक्वल्स टू b.html। अब क्योंकि a.html और b.html दोनों सेम फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे पाथ मेंशन करने की नीड नहीं। अगर दूसरे फोल्डर में होता तो हमें यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन करना पड़ता। तो ये मेरा ओपनिंग एंकर टैग, फिर ये मेरा टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा और ये मेरा क्लोजिंग एंकर टैग फॉलोड बाय अ br टैग। अब इस एंकर टैग के बाद मैंने यहाँ पे दो बटन क्रिएट करे हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड, और इस बटन के क्लिक पे मैंने हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड मेथड को काम में लिया है। अब यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और फॉरवर्ड क्या है, उसका मेथड। अब मतलब यहाँ पे वर्किंग क्या होने वाली है, इस फॉरवर्ड बटन के क्लिक पे हम एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। जैसे कि मैंने करंटली 4 पेज अगर ओपन कर रखे हैं 1 2 3 4, तो मैं फॉरवर्ड अगर क्लिक करूंगी तो 1 से 2 पे पहुंचेंगे, 2 से 3 पे पहुंचेंगे, 3 से 4 पे पहुंचेंगे। ऐसे एक एक स्टेप हम आगे मूव करेंगे ऑन द क्लिक ऑफ फॉरवर्ड बटन फॉलोड बाय अ br टैग। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक और बटन क्रिएट किया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू गो, और इस गो बटन के क्लिक पे मैंने हिस्ट्री के साथ में गो मेथड को काम में लिया, हिस्ट्री डॉट गो, और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिखी है दैट इज 2। अब जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, गो मेथड को यूज करके हम किसी एक स्पेसिफिक पेज नंबर पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो कौन से पेज नंबर पर डायरेक्टली पहुंचना है, सपोजिटली मेरे पास में अभी 10 पेजेस ओपन है और मैं अभी सेकंड पेज पर हूँ और मुझे यहाँ पे 7th पेज पे जाना है। तो 2 में अगर मैं 5 का इंक्रीमेंट कर दूं तो 7 बन जाएगा, तो हम 7th पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली में कौन से पेज पे पहुंचना है, आप कहाँ पर हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि मैं अभी करंटली फर्स्ट पेज पर हूँ और मुझे थर्ड पेज पे जाना है, तो 1 प्लस अगर 2 कर दूं तो इट बिकम्स 3। इसीलिए मैंने यहाँ पे गो मेथड को 2 एज अ इंटीजर आर्गुमेंट पास किया है। तो जब गो बटन पे क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली थर्ड पेज पे पहुंच जाएंगे, वो थर्ड पेज जो हमने एक सिंगल टैब के अंदर एक्सेस कर रखा हो। देखिए जब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो आपको और बेटर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए हम तीनों फाइल्स का कोड एक साथ देखने वाले हैं क्योंकि सिंगल सिंगल एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आने वाला। तो a.html के अंदर मेरे पास में दो बटन है, फॉरवर्ड और 2 स्टेप आगे मूव करने के लिए, और एक है मेरे पास में लिंक b.html फाइल को ओपन करने के लिए। अब b.html फाइल के अंदर सेम html हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है और इसके अंदर भी मैंने एक एंकर टैग को क्रिएट किया है। अब ये जो एंकर टैग है इसका टेक्स्ट है ओपन c.html, मतलब जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, c.html फाइल ओपन हो जानी चाहिए। तो href is equals to c.html followed by br tag। अब यहाँ पर भी मैंने एक बटन क्रिएट किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू बैक, और इस बैक बटन के क्लिक पर मैंने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का बैक मेथड को कॉल किया है। तो होगा क्या, हम करंटली जिस भी पेज पे अवेलेबल हैं, जैसे ही मैं बैक बटन प्रेस करूंगी हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी वर्किंग है b.html के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो फाइल है मेरे पास में दैट इज c.html। अब इस c.html के अंदर मैंने यहाँ पे 3 बटन्स क्रिएट करे हैं। सबसे पहला जो मेरे पास में बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू बैक, और इस बैक बटन के क्लिक पे मैंने फिर से हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बैक मेथड को कॉल किया। तो हम एक स्टेप पीछे मूव करेंगे। फिर से मैंने एक और बटन क्रिएट किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू गो टू फर्स्ट, जिसके क्लिक पे मैंने हिस्ट्री डॉट गो में फिर से एक इंटीजर वैल्यू पास करी है, लेकिन अब यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है इट इज नेगेटिव। देखिए अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 1 से 10 तक जाना है तो हम प्लस प्लस करके मूव करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 10 से लेके 1 तक आना है तो हम रिवर्स में लूप चलाते हैं तो डिक्रीमेंट होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हमें करना है। अगर मैं करेंटली थर्ड पेज पे हूँ और थर्ड पेज से मुझे डायरेक्टली 1 पेज पर आना है, तो 3 में अगर 2 का सब्ट्रैक्शन करूंगी तो ही तो मेरे पास में वैल्यू 1 बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है -2 ताकि मैं थर्ड पेज से डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे पहुंच जाऊँ।
तो जो हमारे पास में गो मेथड अवेलेबल है, आप उसमें किसी भी तरीके का इंटीजर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव पास कर सकते हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे। नाउ द लास्ट बटन दैट वी हैव इज अगेन इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे वैल्यू है शो, और इस शो बटन के क्लिक पे मैंने शो डिटेल्स नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरा शो डिटेल्स फंक्शन अवेलेबल है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपल एक अलर्ट स्टेटमेंट लिखा है, काउंट ऑफ आइटम्स इन हिस्ट्री इज हिस्ट्री डॉट लेंथ। अब हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, टोटल मैंने जितने पेजेस एक टैब के अंदर ओपन किए हैं, कितनी बार सर्चिंग इंप्लीमेंट करी है, कितने वेब पेजेस को एक्सेस किया है, उनका टोटल काउंट के मुझे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे टोटल काउंट क्या आएगा, मेरे पास में 3 आएगा, क्योंकि मैं ए, बी और सी सिर्फ इन 3 ही फाइल्स को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इस मेथड से कॉन्कैटिनेट होगा और अलर्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं a.html से ही वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ a.html फाइल को ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर मेरे पास में एक लिंक है और मेरे पास में 2 बटन है। b.html पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास में b वाली फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन पहले मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर, ठीक, मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया। अब फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि एक स्टेप आगे मूव करना, लेकिन ये तो कहीं मूव ही नहीं किया, ये तो यहीं के यहीं है। चलिए कोई बात नहीं, गो पे क्लिक कर लेते। मैंने गो पे भी क्लिक किया। अब गो के अंदर आर्गुमेंट था 2। अब ये तो 2 स्टेप तो क्या, ये तो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, यहीं के यहीं। तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड जो है और गो जो है या जो बैक है, वो तब काम करते हैं जब आपने एक्चुअली में मल्टीपल फाइल्स ओपन करी हुई। मैंने जो ये टैब ओपन करी है, इसमें जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, सिर्फ एक प्रोग्राम है मेरा a.html। अब एक प्रोग्राम से क्या ही बैकवर्ड मूव करेंगे और क्या ही हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला पार्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले सेम टैब के अंदर हमें मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक क्रिएट करके रखा हुआ है। तो a.html फाइल तो मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो ही रही है। अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूं तो देखिए मेरे पास में b.html फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे भी बैक बटन है और c.html। मैं पहले तीनों फाइल्स ओपन कर लेती हूँ ताकि तीनों का एग्जीक्यूशन सही से आ जाए। अब फिर से मैंने c.html पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास में 3 बटन आ गए, बैक, गो टू फर्स्ट एंड शो। अब शो बटन के क्लिक पे क्या हो रहा था, टोटल काउंट हमें रिटर्न हो रहा था, जो तीनों पेजेस मैंने एक्सेस किए तो 3 काउंट होएगा। देखिए जैसे ही मैंने शो बटन पे क्लिक किया है, काउंट ऑफ आइटम्स इन हिस्ट्री इज 3। अब 3 क्यों आया है, a.html, b.html एंड c.html। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे शो की वर्किंग तो हो गई। अब यहाँ पे मुझे वापस से जो प्रीवियस फाइल है उस पे जाना है, तो प्रीवियस जाना है मतलब एक स्टेप बैक जाना है, तो मैंने यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर, तो देखिए अब हम यहाँ पे बी वाली फाइल पे आ गए। फिर से मैंने एक और बार बैक बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए हम यहाँ पे ए फाइल पे आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगी तो फिर से हम बी वाली फाइल पे आ गए, फिर से बैक पे क्लिक करूंगी तो फिर से हम a.html पे आ गए। अब यहाँ पे गो की वर्किंग, अगर मैं गो पे क्लिक करूंगी तो करंट पेज +2, यानी कि करंट पेज में मैंने जो +2 करने के बाद जो थर्ड पेज ओपन किया है, हम डायरेक्टली उस पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही मैंने गो बटन पे क्लिक किया, देखिए हम यहाँ पे फिर से c.html पे आ गए हैं, जो हमारा थर्ड फाइल है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गो टू फर्स्ट पे क्लिक करूंगी, मैंने नेगेटिव इंटीजर पास किया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखिए फिर से फर्स्ट वाली फाइल पे पहुंच गए। तो कभी भी अगर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वर्किंग इंप्लीमेंट करना है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होनी चाहिए, वरना फॉरवर्ड, बैकवर्ड और गो वाला पार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब जो वर्किंग मैंने बटन्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करी है, सेम चीज आप यहाँ पे इन एरोज को यूज करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास में ऑप्शन होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने का। अब देखिए यहाँ पे जो बैकवर्ड बटन है वो डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है, क्योंकि ए से पहले तो कुछ था ही नहीं, ए के बाद हमारे पास में बी है और बी के बाद हमारे पास में सी है। अब यहाँ पे देखिए सी पे आने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड बटन डिसेबल हो गया, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ ट्रैवर्स ही नहीं किया, लेकिन बैकवर्ड एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम बी पे आ गए और फिर यहाँ पे हम ए पे आ गए। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को यूज करके, बटन्स को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस पेज पे स्पेसिफिकली ट्रैवर्स करना है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब किसी भी पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट?
ऑलराइट देन, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल है, स्पेसिफिकली आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द स्टेटस प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सबलाइन, आई गेस आप सबको विजिबल हो रहा होगा, इस सबलाइन के बिल्कुल बॉटम पे देखिए एक ग्रे कलर की लाइन आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी, जो मेरी टास्क पर है उससे जस्ट ऊपर। यहाँ पर लाइन 6 और कॉलम 5 कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो ये ग्रेश लाइन आ रही है, ये कहलाती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस का सिंपली मतलब क्या होता है, जिसमें कहूँ कि मुझे बताओ करंट स्टेटस क्या है, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्ड को ओपन कर लूं तो देखिए जो मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम ब्लूइश लाइन आपको विजिबल हो रही होगी, ये कहलाती है हमारी स्टेटस बार। टोटल मेरे पे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 84 पेजेस है, मैं करंटली 73 पेज पर हूँ, और टोटल जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं दैट इज 6660। तो जो भी मेरी फाइल है उसकी अगर करंट इंफॉर्मेशन की मुझे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं स्टेटस बार के अंदर, और यही कहलाती है हमारी स्टेटस प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। तो कभी भी अगर मैं ब्राउजर को ओपन कर रही हूँ, जो फाइल मैंने क्रिएट करी है और मुझे स्टेटस बार पे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी, तो उसके लिए हम स्टेटस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट होता तो यानी कि वो वाइट एरिया होता और फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे होते। ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये विंडो के रिस्पेक्ट में जो करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है करंट टैब के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए हम यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट को काम में लेंगे और जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है स्टेटस। अब यहाँ पर मैंने सिंपली क्या वर्किंग इंप्लीमेंट करवाई है, मैंने यहाँ पे बॉडी टैग के साथ में ऑन लोड इवेंट को काम में लिया। अब ऑन लोड इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, जैसे ही सारा स्ट्रक्चर लोड हो, वैसे ही कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑन लोड के साथ में लिखा है विंडो डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू हेलो। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे सबलाइन के अंदर ये कुछ कैरेक्टर्स मेरे पास में लिखे हुए आ रहे हैं, लाइन 11 कॉलम 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरीके से मेरा ब्राउजर ओपन हो और वहां पे जो स्टेटस बार है वहां पर हेलो एज अ टेक्स्ट जाके डिस्प्ले हो जाए। इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना सा ही मतलब है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ भी आउटपुट विजिबल नहीं होगा, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि गूगल क्रोम ने बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन जो स्टेटस बार होती है उसे डिसेबल कर दिया है। जो हमारे पास में पुराने वर्जन होते थे गूगल क्रोम के या ब्राउजर्स के, लाइक इन मोजिला एज वेल, इवन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो पुराने वर्जन होते थे वहां पे दिखाई देता था कि आपने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है उसका क्या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर अब हर कोई इंसान उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन इस स्टेटस बार को डिसेबल कर दिया है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करूंगी तो भी देखिए यहाँ पे बॉटम में कहीं पे भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी, बिकॉज इट हैज बीन डिसेबल। तो सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर हमें विंडो के स्टेटस को चेंज करना हो, मतलब इस इंफॉर्मेशन को चेंज करना हो, तो हम स्टेटस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जिस भी तरीके का टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है वो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे किसी बटन के क्लिक पे स्टेटस प्रॉपर्टी को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवा लो, वहाँ पे कोई वेरिएबल के साथ में वैल्यू कॉन्टैक्ट करवा के भी आप लिखवा सकते हो, डेटा कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे आपको किसी न किसी इवेंट के साथ में एसोसिएट करवाना ही पड़ेगा। एंड इन ईदर वे दैट टू इम्प्लीमेंट विजिबल नहीं होगा बिकॉज स्टेटस बार जो है हमारी इट हैज बीन डिसेबल्ड। तो आई होप एग्जाम्पल सबको सब क्लियर है और क्या प्रॉब्लम आती है ये भी सबको क्लियर है। All right then, moving with the last topic and the most important topic of JavaScript, that is document object model. Theoretical exam के अंदर डॉम पे बहुत सी बार लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इन केस ऑफ BCA 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है 10 या 7 मार्क्स का, इन केस ऑफ MSc 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल्स, वही सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अब अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम यहाँ पे डायनामिकली चीजें इंप्लीमेंट करें। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, पहले से कुछ भी फिक्स नहीं, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब हम चीजें डिसाइड कर रहे हैं। तो जब मैं प्रोग्राम रन कर
कर रही हूँ, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म में मैंने लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, बहुत सारी कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करी। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, एक नया टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा है, रन टाइम पर बटन के क्लिक पे मैंने एक नया एलिमेंट एग्जिस्टेंस में लेके आई। इस तरीके की जो वर्किंग होती है, ये हमारी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। अब इसी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को काम में लिया जाता है। अब इसका सिंपली मतलब क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट सिंपली क्या करता है, एक वेब पेज क्रिएट करता है। और वेब पेज मतलब हम यहाँ पे किसी न किसी तरीके का HTML, हेड, बॉडी, टाइटल और कुछ टैग्स को काम में लेने वाले हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सारे HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारी टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं डॉम की बात करती हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, इसका सिंपली मतलब है वो फाइल जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी HTML की फाइल हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, कोई वर्ड की फाइल हो। कोई भी फाइल अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट। अब हम जो वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब या तो HTML की फाइल या जावास्क्रिप्ट की फाइल। बाकी नॉर्मल टर्म्स में डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी फाइल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास में प्रेजेंट है। अब सेकंड जो टर्म है हमारे पास पे, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपने क्लासेस के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, और ना ही ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो हमने एज अ डेटा टाइप कवर किया था, जहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में हमने डेटा को स्टोर करा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब है वो सारे HTML के टैग्स जो हमने अपनी फाइल के अंदर क्रिएट करे। जैसे कि अभी मैंने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कवर किया, तो a.html क्या हो गया, मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया। और उस a.html के अंदर मैंने इनपुट टैग को काम में लिया, एंकर टैग को काम में लिया। तो ये जो एंकर टैग है और ये जो इनपुट टैग है, HTML के टैग्स कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। नाउ द लास्ट टर्म दैट वी हैव इज मॉडल। मॉडल का सिंपली मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, किस तरीके से लेआउट बने। तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जितने भी HTML के टैग्स को काम में लिया है, वो किस तरीके से आपस में अरेंज होंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, वो होता है एक तरीके का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर। अब ट्री टाइप का स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, वो आगे आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमने डॉक्यूमेंट क्या क्रिएट किया है, उसके मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ऐड किया। देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम मेरा क्रिएट किया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट नहीं करी, सिंपल टैग्स है और कुछ बस लिंक वगैरह मेंशन किया है। अब देखिए, हमेशा HTML की फाइल अगर हमें क्रिएट करनी है, तो HTML स्टार्टिंग टैग और HTML एंडिंग टैग, इन दोनों टैग्स के बीच में ही सारा डेटा आता है। अब इस HTML के अंदर मैंने एक तो हेड टैग मेंशन किया है और एक मैंने बॉडी टैग मेंशन किया है। इस हेड टैग के अंदर मेरे पास में टाइटल टैग अवेलेबल है, और इस टाइटल टैग के अंदर मैंने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है, माय टाइटल। और बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे दो टैग्स क्रिएट करे हैं, एंकर दैट इज टू क्रिएट अ लिंक, एंड H1 जो कि हेडिंग के लिए काम में लिया जाता है। इस एंकर के साथ में एक टेक्स्ट है दैट इज क्लिक मी, और हेडिंग के साथ में भी एक टेक्स्ट है दैट इज माय हेडिंग। ये मेरे पास में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। तो जब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूंगी, तो मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने जितने भी टैग्स काम में लिए, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, एंकर एंड H1, ये कहलाएंगे मेरे ऑब्जेक्ट। और मॉडल का मतलब जो ये एलिमेंट्स है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे अरेंज होंगे, कैसे रिप्रेजेंटेड। तो जब भी हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब आप सब लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, और डेटा स्ट्रक्चर में आप सब लोग फेमिलियर हैं कि जो ट्री है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्री टाइप का ही होता है। अब देखिए, सबसे पहला तो मेरा मेन पेज है, मेरा मेन डॉक्यूमेंट, तो वो टॉप पे आता है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है मेरा HTML टैग। तो यहाँ पे क्योंकि HTML के टैग के अंदर ही हम सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन करते हैं, इसीलिए जो हमारा HTML टैग है वो रूट एलिमेंट कहलाता है। अब इस HTML के अंदर मैंने दो टैग्स क्रिएट करे, हेड एंड बॉडी।
तो हेड और बॉडी क्या है, ये हो गए चाइल्ड टैग्स इस HTML। इस हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल क्रिएट किया है और बॉडी के अंदर मैंने एंकर और H1 क्रिएट किया। तो ये टाइटल क्या हो गया, हेड का चाइल्ड, और ये एंकर और H1 क्या हो गए, बॉडी के चाइल्ड। अब इस टाइटल टैग के अंदर मैंने एक टेक्स्ट एसोसिएट करवाया है, माई टाइटल, और सेम गोज फॉर दिस एज वेल। एंकर टैग के साथ में दो चीजें, एक तो मैंने HREF एट्रीब्यूट को काम में लिया है और एक मैंने टेक्स्ट लिखा है क्लिक में। और जो मेरे पास में नेक्स्ट टैग है दैट इज H1, उसके साथ में मैंने फिर से एक और टेक्स्ट एसोसिएट करवाया है दैट इज माई हेडिंग। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है माई टाइटल, ये इसका चाइल्ड हो गया, HREF और क्लिक मी एंकर के चाइल्ड हो गए, और ये जो माई हेडिंग है ये H1 का चाइल्ड हो। तो कभी भी अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML को यूज करके, तो हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब जितने भी टैग्स है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यही कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टैग्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे, दैट इज डॉम। अब यहाँ पे डॉम हम क्यों काम में ले रहे हैं और इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि बटन के क्लिक पे सारी वर्किंग इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे पास में 5 बटन प्रेजेंट है, कौन से बटन के क्लिक पे काम करवाना है, और यहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ और वर्किंग भी इम्प्लीमेंट कर रहा हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बटन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लेफ्ट क्लिक पे काम करवाना है या राइट क्लिक पे काम करवाना है। तो यहाँ पर आप सब ने एक मेथड कवर किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम टैग्स के साथ में आईडी स्पेसिफाई करते हैं जिनके बेसिस पर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये हमारे पास में डॉम का ही एक प्री डिफाइंड मेथड है। अब मैंने जब डॉम वाला पार्ट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला पार्ट आपको बताया था, तब मैंने कहा था डॉम के अंदर हम और भी कई तरीके के मेथड्स कवर करेंगे, अभी के लिए सिर्फ एक। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम बाकी सारे मेथड्स भी कवर करें। अब ये जो डॉम है ये एक्चुअली में है क्या, इट इज अ स्टैंडर्ड मॉडल। किसी भी तरीके का HTML डॉक्यूमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है चीजों को रिप्रेजेंट करने का। अब डॉम को यूज करके हम लोग क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या इसके एडवांटेज क्या है। HTML DOM कैन बी एक्सेस्ड विद जावास्क्रिप्ट। हमने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर, पैराग्राफ, डिवीजन, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, हमने सबको हमारे जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक्सेस किया है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है उसे एक्सेस करके अपर केस में कन्वर्ट करो और नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करवा दो। ये वर्किंग हमने इम्प्लीमेंट करी। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करके डेटा फेच करना और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करवाना। जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने HTML के कंपोनेंट्स को एक्सेस किया है। ये इसका सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, पहली चीज। सेकंड, डॉम के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे डिफाइन किए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे पैराग्राफ है तो उसे भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, अगर डिवीजन टैग है तो उसे भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इवन हेड, टाइटल, बॉडी, टेबल टैग, हमने जितने भी टैग्स क्रिएट करे हैं उन सबको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी और कोई ना कोई मेथड तो अवेलेबल होते ही हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में आपने पार्ट कवर किया है ना। बुक क्लास आपने मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट करी, तो गेट ऑथर, सेट ऑथर, गेट टाइटल, सेट टाइटल, हर ऑब्जेक्ट के साथ में कोई प्रॉपर्टी ना कोई मेथड यहाँ पे एसोसिएटेड होता है। सेम गोज हियर एज वेल। HTML में जितने भी टैग्स है, हर टैग को क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करके मैनिपुलेशंस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और जब चीजें इजी हो जाती हैं तो यूजर के लिए भी काम करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम किन्हें कह रहे हैं और मेथड्स हम किन्हें कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास में एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पैराग्राफ के साथ में इनर HTML प्रॉपर्टी को काम में लिया। वो क्या कर रहा था, जो भी पैराग्राफ है उसके टेक्स्ट को चेंज करने का काम कर रहा था। तो जो भी टेक्स्ट है उसे गेट करो, बोल्ड में कन्वर्ट करके वापस असाइन करवा दो। या बटन के क्लिक पे जहाँ पे हेलो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था वहां पे करंट टाइम, डेट एंड टाइम डिस्प्ले करवा दो। तो कभी भी किसी भी टैग के कंटेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो उन कंटेंट को चेंज करने के लिए जो वर्किंग इम्प्लीमेंट की जाती है वो कहलाती है हमारी प्रॉपर्टीज। अब इनर HTML जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, उसी तरीके से हाइट है, विड्थ है, हमने इमेज के साथ में SRC एट्रीब्यूट को भी काम में लिया। तो ये सारी चीजें जो हमें टैग्स को मॉडिफाई करने का राइट प्रोवाइड करवाती हैं, ये हमें कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव इज मेथड।
अब मेथड का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमने कोई एक एक्शन परफॉर्म किया है। मैंने यहाँ पे बटन के क्लिक पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं वैसे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाए, या बटन के क्लिक पर एक नया टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आ जाए। तो यहाँ पे जब भी हम कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मेथड कहलाता है, और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। हमने यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स इवेंट्स जो हैं वो कवर किए। तो यहाँ पे डॉम एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि हर एक HTML के टैग को ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे उन्हें ट्रीट कर रहा है तो उन्हें मॉडिफाई करना, रन टाइम पर उन्हें एक्सिस्टेंस में लेके आना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये हमें राइट प्रोवाइड करवाता है कि हम जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर इन्हें एक्सेस कर सकें। सो दैट इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉम। अब इतना पार्ट आपको मेंशन करना है, एग्जांपल्स हम आगे कवर करने वाले हैं। पहले जितना भी पार्ट मैंने आपको बताया उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? गाइस इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन किसी भी पार्ट के अंदर? ऑलराइट देन लेट्स मूव विद द एग्जाम्पल। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, ना जैसे कि हम बात कर रहे थे इस बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। हम और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं बट वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि चीजें कैसे काम कर रही है। और ये प्रोग्राम हमने बहुत सी बार पहले भी इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया है, और यहाँ पे पैराग्राफ के टेक्स्ट को मुझे मॉडिफाई करवाना है, मुझे चेंज करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML टैग और मैंने बॉडी टैग लिखा है। अब चाहो तो यहाँ पे हेड लिख सकते हो, मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा है जिसकी आईडी मैंने पैरा सेट करी है, और यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके का टेक्स्ट मेंशन नहीं किया है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, इट इज एन एम्प्टी पैराग्राफ। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स के अंदर पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो अब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी भी आईडी पैरा है उसके कंटेंट को हम चेंज करने वाले हैं यूजिंग इनर HTML प्रॉपर्टी। तो कंटेंट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे आके डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, रन टाइम पर मैंने HTML के टैग को एक्सेस किया है, स्क्रिप्ट टैग में मेंशन किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो रन टाइम पर हम पैराग्राफ टैग को एक्सेस कर रहे हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टी है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी इनर HTML है जिसकी वैल्यू को हम गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का रन टाइम पे कोई एलिमेंट ऐड या डिलीट नहीं करवाया, तो इसलिए कोई मेथड यहाँ पे काम में नहीं आया। बट मैंने एक मेथड काम में लिया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो क्या कर रहा है, जो हमारे HTML के टैग को एक्सेस करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास में एक मेथड है, इनर HTML हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारे पास में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दैट्स हाउ दिस स्टेटमेंट इज वर्किंग। अब यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर HTML प्रॉपर्टी दोनों का डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया है। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी एग्जैक्टली में वही यहाँ पे। अब देखिए HTML डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सिंपली है क्या? कभी भी अगर हम यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो फाइल अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मैं जो फाइल क्रिएट कर रही हूँ वो सिंपली है क्या, वेब पेजेस है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक वेब पेज है। अब अगर इस पेज के अंदर हमें किसी भी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, मतलब हमें जो व्हाइट एरिया है मुझे उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी, मतलब मुझे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, और इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके अब हम यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हमने जो फाइल क्रिएट करी है उसके अंदर कहीं पे भी कोई आईडी पैरा नाम की है उसे एक्सेस कर। तो जितनी भी वर्किंग है, क्योंकि हम वेब पेज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो सारे मेथड्स हैं ये इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिफाइंड। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर
मैं सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर रही हूँ, बाकी की कैटेगरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी टैग को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी तरीके की वर्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन टैग को एक्सेस करेंगे कैसे? अभी एक एग्जाम्पल हमने कवर किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 पैराग्राफ टैग्स क्रिएट करे हैं और सबकी आईडी है P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टिल P10। अब एक एक करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रही। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एक साथ सारे पैराग्राफ पे सेम वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी, तो वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आईडी का मतलब एट अ टाइम हम एक ही को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ में गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को काम में लेती हूँ, मतलब हम एट अ टाइम सिर्फ किसी एक टैग को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल टैग्स को एक साथ एक्सेस करना है और उनपे सिमिलर टाइप की वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी, तो उसके लिए जो हमारे पास पे मेथड अवेलेबल है, दैट इज गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का सिंपली मतलब क्या है, जितने भी कॉमन टैग्स होंगे, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 10 पैराग्राफ टैग्स, तो यहाँ पे अब ये टैग के बेसिस पे सर्चिंग इंप्लीमेंट करेगा और जितने भी सेम टाइप के टैग्स होंगे उन सब का एरे बना के ये हमें रिटर्न कर देगा। अब एरे पे अगर वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है तो 0 से लेकर -1 तक का लूप चलाओ और एक एक करके वर्किंग इंप्लीमेंट करवाओ। तो एक एक करके पैराग्राफ टैग को एक्सेस करने के बजाय हम उनका कलेक्शन बना के लूप के अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो लाइंस ऑफ कोड थोड़ा सा हमारा कम हो जाए। सिमिलरली लास्ट मेथड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब आप सब लोगों ने HTML और CSS वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया है, जहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस क्रिएट करी। तो मान लीजिए मैंने एक क्लास क्रिएट करी पैराग्राफ के लिए इंट्रो नाम की, और सेम क्लास मैंने डिवीजन टैग पे भी इंप्लीमेंट कर। तो हो क्या रहा है, जो भी सेम टाइप की क्लास को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे उन सब की ग्रुपिंग करनी है। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम को हम काम में लेते हैं और क्लास का नाम एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। तो जितने भी कॉमन क्लासेस वाले टैग्स होंगे उन सब का एक कलेक्शन बन जाएगा और यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन पार्ट आपको बताया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। किसी को भी किसी भी मेथड में कुछ कंफ्यूजन, जो 3 मैंने बताए हैं अभी, बाकी पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे।